रिसोर्स वो चीजें हैं जो ह्यूमन लाइफ और डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल होती हैं और इनका सही उपयोग ही प्रोग्रेस की निशानी। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला एंड वेलकम बैक टू फ्यूकी एजुकेशन। आज हम लोग एक नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्लास 10th अपना ध्यान यहाँ पे लगाएं। चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का, दिस इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हम लोग बहुत छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट आर रिसोर्स एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, लेकिन उसका बहुत ही बेसिक मतलब वापस से पढ़ने का सेंस ये बनता है कि आपको आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में और ज्यादा जानकारी अच्छे से मिल सके। तो ये चैप्टर एक टाइप का बेसिक है, एक रिवीजन भी है आपके लास्ट क्लासेस का, और एक अंडरस्टैंडिंग है आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली रिसोर्स होता क्या है। तो एनीबडी हु नोज एनीथिंग व्हिच इज यूजफुल, व्हिच सफाइज आवर नीड इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिसोर्स, राइट। अब कोई भी ऐसी चीज जो हमारी यूज की हो, ठीक है, और जो कि नेचुरल हो, ह्यूमन मेड हो, कैसे भी हो, वो हमारे लिए रिसोर्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हम बहुत ही बेसिकली अगर पेन को यूज करते हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल लें तो पेन हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि पेन हमारे राइटिंग के लिए, हमारी जो राइटिंग की नीड है उसको क्या कर रहा है, सफाइस कर रहा है, उसको मीट कर रहा है, राइट। तो अगर हमारी राइटिंग की नीड किसी एक चीज से फुलफिल हो रही है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक रिसोर्स, राइट। वैसे ही हमारे आसपास नेचुरल चीजें हैं, आर्टिफिशियल चीजें हैं, ह्यूमन मेड, दैट इज राइट। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम उसे टर्म कर सकते हैं एज अ रिसोर्स। हाउ? लेट अस सी। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द वेरी डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। सो रिसोर्स, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट। ठीक है, इन आवर एनवायरमेंट एवरीथिंग विच इज अवेलेबल, which can be used to satisfy human need and provided by the technology accessible, economically feasible and culturally acceptable। ठीक है, अभी इस पार्ट को आप ध्यान मत दो, अभी ओनली फर्स्ट पार्ट को देखो कि जो भी एनवायरमेंट में चीजें प्रेजेंट है, जो भी अवेलेबल है और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, उसे हम क्या टर्म करते हैं, रिसोर्स। Okay, for example, trees are present in our natural environment and they can suffice our basic needs like for furniture, papers, etc. right? तो trees और ये सब क्या हो गए हमारे लिए, resource। sun and wind and water, these are also different resources which suffice our need and which is why we call it as resource, right? सो पहला पार्ट हमने रिसोर्स की डेफिनेशन का, लिटरल डेफिनेशन का हमने समझ लिया, राइट। लेकिन अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। वो चीज रिसोर्स कहलाएगी जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। दैट मीन्स टू यूज दैट रिसोर्स वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, we have certain technical equipments or instruments available to extract those resource, right? For example, अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो क्या हम सोलर एनर्जी को यूज कर पाएंगे, क्या हम उसको जनरेट कर पाएंगे? नो, राइट। सो एनीथिंग विच इज रिसोर्स, इट विल बी ऑलवेज टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल या एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की मदद से हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है हमारे टेक्निकल डेफिनेशन का। देन द दूसरा पॉइंट क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल। रिसोर्स वो है जो कि इकोनॉमिकली फीजिबल है। दैट मीन्स आप कोई एक ऐसा रिसोर्स ले लो, ठीक है, जो कि आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू, लेकिन उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करने का कॉस्ट ज्यादा है, उसको यूज करने का कॉस्ट ज्यादा है और उसको सस्टेन करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, देन दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज रिसोर्स। अ रिसोर्स ऑलवेज शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल बट ऑल्सो इकोनॉमिकली फीजिबल। हमारे पॉकेट्स पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए उस रिसोर्स को। ठीक है, तो
क्या हमारे पास ऐसे कोई रिसोर्स है जो कि इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है? यस, देयर इज एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो पानी से एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी जो अभी हम नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, हमारे पास पानी अबंडेंस में प्रेजेंट है, अबंडेंस में अवेलेबल है, बट वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वट एवर डिफरेंट elements from water just because we don't have such we have technology but we don't have economical feasibility of that particular extraction of resource, right? तो ये हमारे पॉकेट के लिए बहुत हाई कॉस्ट है। अगर हम उनसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन निकालेंगे तो क्या हमारे पॉकेट के लिए ये हेल्दी होगा? नो। बहुत ज्यादा उस मनी को हम अपने सोशल एक्सपेंसेस में खर्चा कर सकते हैं, राइट? तो इट इज नॉट इकोनॉमिकली feasible, getting it? Then ये दूसरा टर्म हो गया, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए कोई भी रिसोर्स को। दूसरा, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, पॉकेट को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉकेट हो या किसी इंडिविजुअल की पॉकेट हो। ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब वो रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो कि कल्चर भी एक्सेप्ट करे। ऐसा ना हो कि इकोनॉमिकली फीजिबल है और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, सब कुछ है, लेकिन कल्चर ही, वहाँ के लोग, वहाँ की प्रैक्टिस, वहाँ का धर्म उसको अलाउ ना करे। ऐसा रिसोर्स को हम रिसोर्स नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में गाय को माता मानते हैं, बहुत वर्शिप करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही गॉडेस, मतलब बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है गाय को, राइट? तो हम गाय को एज अ रिसोर्स मिल्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसे एज अ रिसोर्स कोई और मेडिसिन या कुछ और चीज बनाने के लिए या फीड करने के लिए, ठीक है, हम उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे कल्चर के अगेंस्ट है, राइट? तो काउ विल बी टर्म्ड एज रिसोर्स फॉर डेयरी प्रोडक्ट बट नॉट इन द सेंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग देयर मीट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो उनका जो भी है, उनका बीफ नहीं बनाएंगे, ये हमारे यहाँ कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो कल्चरली एक्सेप्टेबल होने का मतलब क्या है कि वहां के लोग इस चीज को एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक और अच्छा एग्जाम्पल है कल्चरली एक्सेप्टेबल का, कि देयर आर ट्राइबल्स इन द फॉरेस्ट, राइट? पीपल लिव इन फॉरेस्ट and they sustain their life by using forest products, right? But for the development purposes, for the development sake, we try to cut those forests and promote developmental projects, right? But what happens here is ट्राइबल पीपल का क्या हो रहा है, अभी इसे हम डेवलपमेंट के टर्म्स में भी समझेंगे, लेकिन रिसोर्स के टर्म्स में भी समझ लो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल रिसोर्स होना चाहिए। ठीक है, आप ट्री को एज अ रिसोर्स काट के लेके जा रहे हो, वो आपके लिए सही है, लेकिन ट्राइबल पीपल जो वहां का कल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने पेड़ पौधों को वर्शिप कर रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, राइट? तो उनके लिए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो क्या बोलेंगे कि ये जो रिसोर्स का डेवलपमेंट आप कर रहे हो, ये हमारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, हमारी कल्चरल प्रैक्टिस के अगेंस्ट है। गेटिंग इट? तो ये चीज समझनी होगी कि हमें क्या होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि एनीथिंग विच इज रिसोर्स will be always technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. Every resource should have these three principles, ठीक है, तभी वो हम proper उसे resource कहेंगे at a wider perspective। ठीक है, ये जो पहला definition है, ये पहला डेफिनेशन जनरल टर्म्स में हम यूज कर सकते हैं, जनरल लोगों के बातचीत में हम यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये तो मेरे लिए रिसोर्स है, मेरा जो ब्रदर है वो मेरे लिए एक रिसोर्स है क्योंकि वो मुझे अर्न करके दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक जनरल टर्म्स का रिसोर्स, राइट? लेकिन यहाँ पे कौन सा रिसोर्स की बात कर रहे हैं? एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन एनवायरमेंट विच सफाइज आवर नीड्स, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले वो चीजें जो एनवायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। बट ऑन द वाइडर टर्म्स हम देखेंगे कि वो रिसोर्स को क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। तभी हम पूरे इंडिया के टर्म्स में या पूरे नेशंस के टर्म पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं डेवलपमेंट की, और जो भी हम बड़ी बात। अब हम जब 10th में आ गए हैं
तो हम लोग बहुत छोटी चीजों को नहीं सोचेंगे कि पेन हमारी नीड को सफाइज कर रहा है इसलिए वो रिसोर्स है, हम अब बड़ी चीजों को सोचेंगे और हमारा पर्सपेक्टिव हो जाएगा अब बहुत ज्यादा वाइड। ठीक है, तो ये है हमारा ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बींग्स है, ये तो ह्यूमन एज अ रिसोर्स है, उसको बाद में समझेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है, इतनी चीज क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके फाइन, क्लियर है। तो ये हमारा बहुत ही लिटरल डेफिनेशन है किस चीज की, रिसोर्स की। ठीक है, रिसोर्स को आपको हमेशा याद रखना है कि whenever you are writing the answer in your copies, in your answer copies, you should always write such kind of definition. Now you don't have to write that anything which suffice our need is resource. Now you are in class 10th and you have to use such critical words, such a technical words. Okay, so इस चीज को स्टार्ट करना इससे सिंपल से, लेकिन एंड यहाँ पे करना कि provided that it is culturally acceptable, economically feasible, technically accessible. ये टर्म्स बार बार बोलने का मतलब ये है कि आपके जहन में ये बस जाए कि हाँ मैम ने 3 वर्ड्स बोले थे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट लाइन, ह्यूमन बीइंग। अच्छा, क्या ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स है? ऑफ कोर्स यस। ठीक है, हमने अगर याद होगा तो क्लास 8 में भी पढ़ा है और 9th में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ह्यूमन एज अ रिसोर्स के बारे में, राइट, कि ह्यूमन भी तो एक रिसोर्स है। ठीक है, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ लिख के आगे जाओगे, ठीक है, किसी ना किसी कॉर्पोरेट का उसमें इंडस्ट्री में काम करोगे या तो गवर्नमेंट जॉब्स में काम करोगे। ठीक है, आप जहां पे भी काम करोगे, इवन आप बिजनेस भी खोलते हो, देन यू आर अ रिसोर्स, राइट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद के लिए अर्न कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने एफर्ट्स को किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करोगे जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा, राइट, प्रॉफिट होगा और उससे उसकी इनकम जनरेट होगी और उससे क्या होगा, देश का भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन अपने नेशन में होंगे, जितना ज्यादा लोग काम करेंगे, अर्न करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे, उतना ज्यादा वो बड़े रिसोर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इंडिया को बोला जाता है इंडिया इज अ वेरी यूथ कंट्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूथ हैं। ठीक है, और वो यूथ क्या बनेंगे आगे चल के, हमारे रिसोर्स बनेंगे। एक्चुअली वो रिसोर्स हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी रिसोर्स इन द प्रोसेस है। क्लियर है, आप लोग क्या हो, रिसोर्स इन द प्रोसेस। अभी आप बड़े होगे, फिर अर्न करोगे और ज्यादा डेवलपमेंट करोगे, देश के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और खुद के लिए भी, जिससे क्या होगा, पूरे नेशन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो हम जो ये रिसोर्स और डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसे पहले सेपरेट पढ़ेंगे कि व्हाट इज रिसोर्स एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ दीज टू टर्म्स आर इंटरकनेक्टेड, ओके, एंड इंटरडिपेंडेंट आल्सो। ठीक, तो ह्यूमन एज अ रिसोर्स समझ में आया, मैं एज अ टीचर आई एम अ रिसोर्स फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एनीवन who has a potential to contribute something, but I am earning something, so I have some, I am generating something from my resource, from being a resource, right? So this is what the potential of being a resource. ठीक है, so human beings plays a vital role in transforming natural materials to valuable resource. ठीक है, अब यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव दिया है तुम्हारी बुक में वो ये है कि ह्यूमन बीइंग तो वही इंसान है, वही माध्यम है, मीडियम है, जिसने नेचुरली प्रेजेंट रिसोर्सेस को चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया टू द मोर प्रोडक्टिव, मोर यूजेबल रिसोर्स में, राइट। पत्थर, सैंड और मतलब रेत वगैरह ये सब कुछ एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, लेकिन हमने उसको यूज करके ब्रिक्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई, कॉन्क्रीट्स बनाए, राइट। सो हमने ऑलरेडी प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेस को वी हैव यूज्ड इट and we have transformed it into a new thing which is more productive than earlier, right? So we are also the most potent and most potential resources on the earth, right? Clear है? तो human being को भी हम term करेंगे कि they are most vital natural resource, more vital resource on the earth, ठीक है? So natural material को क्या कर दिया convert हमने? We as a human beings हमने क्या किया, valuable resource में convert कर दिया. This is also good. Now through knowledge, skills and technology क्या किया हमने, किससे, हम माध्यम है पर क्या यूज करके हम मीडियम बन रहे हैं, knowledge, skills and technology.
क्या टेक्नोलॉजी भी हमारी लाई हुई है? यस ऑफ कोर्स। स्किल्स हमने डेवलप किए, नॉलेज हमने बनाई, सर्च किया, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, रिसर्च किए, तब हमें पता चला कि अच्छा इस एलिमेंट का ये यूज होता है, राइट? फिर हमने उस एलिमेंट को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाई, और उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमारे रोज के स्किल्स डेवलप करते करते हमने उस चीज में महारत हासिल की, राइट? क्लियर है? तो किसी ना किसी ने तो ये एलिमेंट के बारे में नॉलेज इकट्ठा की होगी ना, तभी तो आज जाके हम न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं, राइट? यूजिंग यूरेनियम, राइट, थोरियम। क्लियर है? तो ये सब जो एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, या कोई भी चीज जो बन रही है और जो कि डेवलप हो चुकी है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। और ये चीजें ला कौन रहा है? वी एज अ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, वी ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो दिस इज इट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज इट? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है। तो हमने बहुत ही बेसिक एंड वाइडर अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि व्हाट इज रिसोर्स एंड हाउ ह्यूमन एक्ट एज अ रिसोर्स, राइट? But now let us understand what are the types of resource, how, in what forms the resources are present in our environment. Getting it? On the basis of origin, ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि on the basis of origin कौन कौन से resources हैं, ठीक है? There are different bases on which resources are classified. Okay, now let us understand the very first basis, which is origin. Now what is origin? उत्पन्न कहाँ से हुआ, कहाँ से बना, ठीक है, उसके बनावट से स्टार्ट करते हैं अपन कि कहाँ से वो हुआ। तो पहला बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। तो ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जिनका ओरिजिन लिविंग है, ठीक है, जिनका ओरिजिन लिविंग है, जीवन से आया है जिनका ओरिजिन, ठीक है, जो रिसोर्सेज का, उन्हें हम कहेंगे बायोटिक रिसोर्स, ठीक है। बायोटिक, बायो मतलब अपने आप में, बायो का मतलब ही क्या होता है? लाइफ, राइट? तो बायोटिक कौन होंगे? द रिसोर्स विच वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? फ्लोरा, फौना, ह्यूमंस, फिशरीज, ठीक है। फ्लोरा, फौना, ह्यूमंस, फ्लोरा फौना तो पता ही होगा, ठीक है, पेड़ पौधे और एनिमल्स, ठीक है। नाउ ह्यूमंस, वी आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, and now that fisheries are also the aquatic animals. Okay, now abiotic, what is abiotic? From the origin, abiotic, it is non living thing, ठीक है। बायो मतलब तो abio मतलब क्या होगा कि नॉन बायोटिक, ठीक है, that means non living things, ठीक। तो वो रिसोर्स जो कि हम नॉन लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट करते हैं, these are called what? Abiotic. Okay, now minerals, waters, air, metal, these are different kind of non-living things and the origin and the sources of those resource, ठीक है। मिनरल्स बहुत सारे हमारे पास, वाटर बहुत सारा है हमारे पास, अबंडेंस में है, ठीक है। एयर है हमारे पास, ठीक है, हर तरफ एयर प्रेजेंट है और एयर को हम यूज भी करते हैं। मेटल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स ना, आयरन वगैरह सब मेटल ही है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए? हमारे रिसोर्स हो गए, ठीक है। क्लियर है? नाउ so on the basis of origin, let us remember there is, on the basis of very origin, we have biotic resource, then we have abiotic resource. Biotic is from the living organism, abiotic is from the non living organism. आंसर में ऐसे स्टार्ट करोगे बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। on the basis of exhaustibility, अभी हमने देखा origin कि कहाँ से पैदा हो रहे हैं ये, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होती है कि हाँ, ये कब खत्म होंगे, क्या ये खत्म हो सकते हैं, क्या ये खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। इनके खत्म होने की कैपेसिटी पे हम बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पहला है रीन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। रीन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, मुझे लगता है कि हर एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को ये चीज अच्छे से ही पता होनी चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स, दे मतलब माइट स्लिप ऑफ फ्रॉम देयर माइंड, ठीक है। तो उसके लिए हो जाता है, कभी कभी स्लिप हो जाता है माइंड से, तो उनके लिए बता देती हूँ कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्स विच कैन बी रिप्लेनिश्ड, ठीक है। वो रिसोर्स जो कि होते जाते खत्म नहीं होते, नेवर एंड, कभी खत्म नहीं होते। जैसे कि एयर, जैसे कि सन की रोशनी क्या है? नेवर एंडिंग है, हमेशा आएगी, ठीक है। सूरज तो हमेशा रहेगा, ठीक है। तो कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, ठीक है,
ये जो रिसोर्स है रिन्यूएबल रिसोर्स, ये रिसोर्स क्या है, नेचुरली रिप्लेनिश कर सकते हैं, ये जल्दी खत्म नहीं होंगे। लेकिन दूसरा क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एग्जिस्ट फिक्स क्वांटिटी में और टेक मिलियंस ऑफ इयर्स। अच्छा देखो ये क्या है, पहला वाला जो है रिन्यूएबल रिसोर्स वो क्या है कि वो रिप्लेनिश जल्दी से हो जाता है, ठीक है। दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, उसको बहुत रिप्लेनिश होता है वो, लेकिन उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। बहुत, इट टेक्स रियली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो नहीं, इट टेक्स मिलियंस ईयर्स, बट बहुत ज्यादा टाइम लेके ये चीज बनती है, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स है जो कि नेचुरली बन जाते हैं, लेकिन हम उतने समय में कितनी बार जन्म लेके मर चुके होंगे, इतने टाइम पीरियड में वो बनता है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो व्हाट आर दे? रिन्यूएबल रिसोर्स में अभी मैंने बताया क्या हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, सन की रोशनी, ठीक है, एंड फॉरेस्ट, ठीक है। ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो भी हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, कट रहे हैं, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? देयर इज अ सर्टेन रीजन फॉर दैट, ठीक है। वो चीज हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि वाटर ये सब क्या है, हमारे लिए रिन्यूएबल है। और फॉरेस्ट रिन्यूएबल इसलिए क्योंकि हम आज एक पेड़ काटते हैं, कुछ 4-5 पौधे लगा दोगे तो वो आगे चल के कुछ 5-6 साल में ही अच्छे हरे भरे हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा समय लग रहा है इसको रिप्लेनिश होने में, राइट। गेटिंग इट? ओके। नाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी समझा दिया मैंने। मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स हैं। मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल क्या, जैसे कि कोल, ठीक है, पेट्रोलियम, ओके, क्रूड ऑयल, जितने भी हमारे वो सारे, ये क्या हो जाएंगे हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि दे टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स टू बिकम व्हाट दे आर इन द करंट फॉर्म, ओके। सो दिस इज इट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट्स गो। सो ओनरशिप पे, अब रिसोर्स के ओनरशिप पे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्स। कौन उसको ओन करता है उस पे भी हम रिसोर्स को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है। आपके पास आपका एक घर है, ठीक है, वो आपका रिसोर्स है क्योंकि आपको वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी शेल्टर की नीड जस्टिफाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, सफाइस हो रही है, राइट। सो ये जो इंडिविजुअल रिसोर्स है वो क्या हो गया, आपका हाउस जो आप खुद ओन करते हो। तो एक ओनरशिप के बेसिस पे एक इंडिविजुअल रिसोर्स होता है जो कि एक इंडिविजुअल ओन करता है, ठीक है। देन कम द कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जो कि एक पूरी कम्युनिटी ओन करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स है, ठीक है, या ग्रेजिंग ग्राउंड्स है, ठीक है, विलेज पॉन्ड्स है, जो विलेज के जो छोटे छोटे तालाब होते हैं ना, कहीं विलेज में जब भी जाओ, गाँव में जब भी जाओ, तो छोटे छोटे आपको तालाब मिलेंगे, छोटे छोटे, ठीक है, वो सबके लिए यूज के लिए होता है, ठीक है। सो दीज आर कम्युनिटी ओन रिसोर्स, मतलब वहां की कम्युनिटी सब लोग मिलके उसको यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरा ये एरिया मेरा ही है, ठीक है, ऐसा नहीं, क्लियर है। तो कम्युनिटी ओन रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। देन उसके बाद एक होता है नेचुरल रिसोर्स, फिर एक होता है इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। ओके, तो नेशनल रिसोर्स क्या होता है, बिलोंग टू द नेशन, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज वेरी क्लियर that if we are terming it as a national resource, then it will always belong to that particular nation. For example, anything मतलब everywhere present in India only, ठीक है। So that particular resource will be called as national resource, okay. Everything which is present in India is India's resource, okay, national resource. Now for example, roads, ठीक है, roads are resource, right, are India's resource. No one from the outside of the country can claim that it is my resource, right, it is my country's resource, right, no na, right. So railways also are our resources. Minerals which are present inside the territorial boundary of India, these are our resource, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन उसके बाद टेरिटोरियल वाटर्स, हमारे वाटर्स जहां तक फैले हुए हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक जो भी हमारे पानी है वो पूरा टेरिटोरियल पानी हमारा क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा, गेटिंग इट। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं मैनेज बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया है, ठीक है, तो ये अगर सपोज कर इतना अपना टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है, तो ये रीजन किसी और, अगर बाकी सारी कंट्रीज की बाउंड्री ले लें
तो कुछ एक रीजन बचता है जो कि बिल्कुल किसी कंट्री के अंडर नहीं आता है, ठीक है। बीच में ओशन है, ठीक है, साइड में पूरा पैसिफिक ओशन है। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि बिल्कुल कंट्रीज बोल रही हूँ, जो ऐसे वाटर्स का एरिया है जो कि बिल्कुल किसी के कंट्रोल में नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि लैंड तो अपन देखते हैं कि सबने कहीं ना कहीं उसको क्लेम कर रखा है, ठीक है। मतलब every inch of land which is present on earth is under the control of anyone, ठीक है। सब लोग ने लैंड ले रखी है, लेकिन बस बचता क्या है, वाटर, ठीक है। और एक अपना अंटार्कटिका, ठीक है, ठीक है, अंटार्कटिका और वाटर्स, ठीक है। और यही हमारे इंटरनेशनल रिसोर्स बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि इन रिसोर्सेस पे किसी का हक नहीं है, ठीक है, कोई भी नेशन का हक इस रिसोर्स पे नहीं है। सो विच इज वाई इट बिकम्स इंटरनेशनल। और इसको कंट्रोल कौन करता है? सारी कंट्रीज मिलके एक अग्रीमेंट डिसाइड करते हैं और अपने तरह से अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं ताकि ये रिसोर्स का मेंटेनेंस हो सके। और जिसको यूज करना होगा वो उस मीटिंग में जाएगा, उस अग्रीमेंट में अपना प्रस्ताव रखेगा, ठीक है, एक इनिशिएट करेगा एक मोशन कि हाँ मुझे ये रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए परमिशन चाहिए। और इंटरनेशनली ये अलाउड है कि आप इंटरनेशनल रिसोर्स को प्रॉपर बातचीत करके नेगोशिएट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पे किसी का हक नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी का हक नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हक जता देगा, ठीक है। सबको आपस में बात करके उस रिसोर्स को यूज करना होता है, ओके। सो ओपन सी रिसोर्स मैनेज बाय इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूएनओ, ठीक है। यूएनक्लॉज, यूएनओ, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्या करती हैं, इसको रेगुलेट करती हैं, ठीक है, ओशन को रेगुलेट करती है ताकि कोई कंट्री किसी भी रिसोर्स को मिसयूज ना कर सके और कोई भी कंट्री किसी रिसोर्स पे अपना हक ना जता ले कि भाई ये नहीं, ये तो मेरा ही एरिया है, राइट, ठीक है। अभी जब आप और ज्यादा बड़े क्लासेस में जाओगे और थोड़ा दुनियादारी की समझ अच्छे से होने लगेगी, तब ग्लोबल वर्ल्ड में अलग अलग सीज को लेके डिस्प्यूट चलते हैं, जैसे कि लैंड को लेके डिस्प्यूट चलते हैं, राइट। अपने पाकिस्तान के साथ अपने कुछ डिस्प्यूट्स हैं, चाइना के साथ डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के, यूक्रेन रशिया के डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, लैंड को ही लेके तो है, राइट। सो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा कि सीज को लेके भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जो कि हमें अभी पता भी नहीं है, राइट। सो देयर आर डिफरेंट डिस्प्यूट्स, लेकिन इन सब के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, कंट्रोल है, ओके। सो दीज आर इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम लोग रिसोर्सेज को कौन कौन से टाइप्स में पता करते हैं? पहला इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल ओन करेगा। दूसरा कम्युनिटी ओन रिसोर्स, जो कि सारे लोग मिलके कम्युनिटी के एक पर्टिकुलर एरिया में, विलेज में लोग यूज करेंगे। तीसरा नेशनल रिसोर्स विच इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द नेशन इटसेल्फ। एंड द इंटरनेशनल रिसोर्स वेयर नो वन हैज द राइट बट दे कैन यूज the resources of that particular region, okay, which is not under any of the country's regulation, okay. Now next, on the basis of development, ठीक है। अब उस रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसा हुआ है उस बेसिस पे भी हम डिफरेंशिएट करते हैं कि what is the type of resource, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है, प्रेजेंट इन अ रीजन बट नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, ठीक है। एक पर्टिकुलर रीजन में पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल नाम से क्या समझ में आ रहा है कि दैट पर्टिकुलर रिसोर्स हैज पोटेंशियल टू सफाइस आवर नीड बट इट इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, इट इज नॉट फुल्ली यूज्ड, ओके। सो ऐसा कुछ हमारे पास है एग्जांपल, विंड एनर्जी राजस्थान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन और सोलर एनर्जी गुजरात में है, लेकिन यूज तो हम कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग इट एट दैट मैग्नीट्यूड, एट दैट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि हम भाई इतने लेवल पे यूज नहीं कर पा रहे उसको, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। कभी कभी हम मतलब क्या है कि विंड एनर्जी के अपने प्रोज है, अपने कॉन्स हैं, ठीक है। जैसे कि विंड एनर्जी की एक रिपोर्ट आई थी कि द ब्लेड्स आर नॉट गुड फॉर द बर्ड्स लिविंग देयर, ठीक है, बर्ड्स वहां पे जहाँ रहती हैं राजस्थान एरिया में, वहां के लिए वो विंड के ब्लेड जो हैं, जो विंड पावर के लिए हम इससे ब्लेड बनाते हैं ना, ऐसे 3 पत्ती घूम रही होती है, बहुत अच्छी ड्राइंग है। तो ये ब्लेड्स क्या करते हैं, बर्ड्स को बहुत ज्यादा ट्रबल करते हैं, बहुत सारे बर्ड्स मर रहे हैं इनकी वजह से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है राजस्थान में इस चीज का, लेकिन उसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट भी है। तो
हमारे पास विंड एज अ रिसोर्स बहुत पोटेंशियल है, बट उसको प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबल तरीके से यूटिलाइज करने की टेक्नोलॉजी शायद अभी हम लोग मतलब उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाए हैं, बस इतना ही कहना है इसमें, ठीक है। सो प्रेजेंट इन द रीजन बट नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड। नाउ नेक्स्ट, डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड, दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड, दैट आर यूटिलाइज्ड टू देयर फुल कैपेसिटी, ठीक है। हमने उसको यूज करने का प्रॉपर तरीका निकाल लिया है और हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्सेज सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिटरमाइंड फॉर यूज, ठीक है। उनकी क्वांटिटी भी हमें पता है और उनकी क्वालिटी भी हमें पता है और उनका प्रॉपर यूज हमें पता है, ठीक है। क्लियर है? तो वो डेवलप्ड रिसोर्सेज है। स्टॉक क्या है? कोल समझ लो, कोल है। कोल क्या अपना एक डेवलप्ड रिसोर्सेज है, हमें कोल के हर यूज का पता है, ठीक है। हम हर तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, क्लियर है ना। और क्वांटिटी क्वालिटी तो हमें पता ही है, पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ है, कितना है, सारा सर्वे हो चुका है, आइडेंटिफिकेशन हो गया है, डिटर्मिनेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है, ठीक है। सो these kind of resources are termed under developed resource. Now stock, material that have potential for the use but lack appropriate technology, ठीक है। अब स्टॉक क्या है? स्टॉक और रिजर्व में ना बहुत कंफ्यूजन रहती है लोगों को, बच्चों को तो बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। अभी हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक। अब ये जो स्टॉक है ना और ये रिजर्व है, ठीक है। रिजर्व इसका पार्ट है स्टॉक का, ठीक है। स्टॉक बड़ा कॉन्सेप्ट है, वेन डायग्राम समझ लो, ये स्टॉक है, ठीक है, और ये उस रिजर्व उसका पार्ट है, ठीक है। स्टॉक बड़ा वाइडर टर्म है, रिजर्व क्या है उसका छोटा पार्ट है, ठीक है लगभग सेम चीज है दोनों। तो बस इतने से याद रखना कि स्टॉक इज अ वाइडर एंड रिसोर्स इज मच सबसेट ऑफ द स्टॉक, ठीक है। इतना ही याद रखना और इतना ही लिखना है तुमको, ठीक है, इससे ज्यादा मत लिखने की कोशिश करना। स्टॉक, मटेरियल दैट हैव पोटेंशियल फॉर यूज बट लैक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्टॉक वो रिसोर्सेज है जो बहुत अबंडेंस में है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बट हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सेस करने की और उसको सस्टेनेबली यूज करने की, ठीक है। क्यों? मैंने अभी बताया था ना, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, ठीक है। सो हियर technologically accessibility is not present, which is why we are terming it as stock and we are not able to properly utilize that particular resource. For example, water as hydrogen and oxygen. तो ये example मैंने starting में ही बताया था कि water से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी क्या है अभी हमारे पास नहीं है, और अगर है भी तो वो इकोनॉमिकली हमारे लिए फीजिबल नहीं है। सो स्टॉक क्या है? अब देखो यही चीज है ना, वाटर क्या है? पोटेंशियल है उसके पास कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सके, राइट। लेकिन क्या है, हमारे पास स्टॉक तो है लेकिन टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबिलिटी नहीं है और इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। रिजर्व्स, पार्ट ऑफ स्टॉक दैट कैन बी यूज्ड विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इन दोनों में बहुत ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी नहीं है और इकोनॉमिकली फीजिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे दो चीजें नहीं है, ठीक है। टेक्निकल एक्सेसिबिलिटी और इकोनॉमिकल फीजिबिलिटी, ये दो चीज यहाँ पे नहीं। लेकिन स्टॉक में क्या है, रिजर्व में क्या है कि हमारे पास शायद टेक्नोलॉजी है, ठीक है, थोड़ी सी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है और हम लोग उसको बहुत लिमिटेड यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें पोटेंशियल है, ठीक है, और इसका यूज भी हम कुछ हद तक कर पा रहे हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं वो बहुत ज्यादा लेवल पे हम नहीं कर सकते। अब ये पोटेंशियल से कैसे डिफरेंट है, पोटेंशियल से रिजर्व कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ये स्टॉक का सबसेट है, हमारे पास ये बहुत अबंडेंस में है बट हम उसको बहुत ज्यादा लिमिटेड यूज कर पा रहे हैं। लेकिन पोटेंशियल में हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल में हम इसको काफी बड़े लेवल पे यूज कर रहे हैं रिसोर्सेस को, ठीक है। विंड को हम यूज कर तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस लेवल इसके कंपैरिजन में काफी बड़े लेवल पे इसका लिमिटेड है। जैसे फॉरेस्ट वुड एंड ग्राउंड वाटर का जो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्राउंड वाटर का, आई एम करेंटली अनेबल टू रिकॉल इट, बट ये जो ग्राउंड वाटर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ कि कुछ बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉरेस्ट वुड एंड इसका ये एग्जिस्टिंग है, हमें अभी पता भी नहीं है कि फॉरेस्ट में
कितने प्रकार की चीजें हैं, राइट? अमेजोन फॉरेस्ट तो हमारे लिए अभी भी क्या है, एक मिस्ट्री है, राइट? सो फॉरेस्ट वुड एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स are in so much of abundance that we also don't have the existing technology, the most suitable technology to extract that. We have existing technology, we have potential technology, but we are using it on a very limited scale, ठीक है? तो स्टॉक के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी नहीं है, बट इसके लिए हमारे पास है, बट हमने उसको लिमिटेड स्केल पे रखा है, ठीक है? तो ये चीज आई होप क्लियर है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है? पानी के लिए, पानी से भी वो टाइडल एनर्जी बनाते हैं, ठीक है? लेकिन टाइडल एनर्जी भी क्या है, लिमिटेड ही है, ठीक है? क्योंकि वो बहुत ही कम एक्सटेंट पे यूज होती है जब हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं, ठीक है? नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट एंड ऑफ रिसोर्स, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या होता है? अभी तक हमने रिसोर्स समझा, बट व्हाट इज डेवलपमेंट, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड, ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड रिसोर्स इनडिस्क्रिमिनेटली फॉर बहुत टाइम के, ठीक है? पहले हम एक हिस्टोरिकल ड्रामेटिक स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है? तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये सब चीजें क्या हो गई है हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है, क्योंकि हमने रिसोर्सेज को बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया है। हमारे पास इतना अबंडेंस ऑफ रिसोर्स है, बट वी आर यूजिंग इट इनडिस्क्रिमिनेटली। हमको पता भी नहीं कि हम उस रिसोर्स को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीन्स का और टेक्नोलॉजिकल का एडवांसमेंट होने की वजह से जो हुआ, अर्बनाइजेशन, घर फैलते जा रहे हैं, ठीक है? कॉन्क्रीटाइजेशन होता जा रहा है, ठीक है? बहुत ज्यादा लेवल पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, राइट? नाउ कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जितना ज्यादा एक्सपेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन होगा, उतना ज्यादा रिसोर्स डिप्लीशन होगा, क्योंकि ज्यादा लोग यूज करेंगे ना रिसोर्स को, तो रिसोर्स तो खराब हो रहा है। अब रिसोर्स इतना है, लोग इतने हैं, राइट? तो हाउ वुड दिस अमाउंट ऑफ रिसोर्स कैन सफाइस एवरीवन्स नीड, राइट? तो रिसोर्स का डिप्लीशन होगा, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होगा। एक तो रिसोर्स, सबसे पहली बात है कि हर जगह इक्वली प्रेजेंट नहीं है, कुछ एरिया में कुछ रिसोर्स बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कुछ एरिया में कुछ रिसोर्स बहुत ज्यादा कम है, राइट? तो हमारे पास एक तो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और ज्यादा हैम्पर करता है डेवलपमेंट को। कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है भाई? देखो, रिसोर्स डिप्लीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हमारे पास रिसोर्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब एक एरिया में अगर पानी को यूज करने वाले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो वहां तो ऑलरेडी पानी कम था ना, तो और ज्यादा कम हो गया, राइट? तो वो और ज्यादा तरीके से ट्रबल कर रहा है, ठीक? नाउ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग। एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है? अब एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, ये बिल्कुल सोचे समझे बिना कि एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन कर रही है, राइट? पोल्यूशन हो रहा है, ठीक? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है? सारे लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, सारे लोग इंडस्ट्री में हैं, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से, पूरे ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन, राइट? ये सब कुछ क्या हो रहा है, एक ग्लोबल वार्मिंग को ही तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, पोल्यूशन कर रहे हो, whatever activities which are involved in these practices, they are contributing towards what? Global warming, right? तो ये सारी चीजें, तो ये एक हिस्टोरिकल ड्रामेटिक बैकग्राउंड दिया है कि भाई ह्यूमन बीइंग ने रिसोर्स को यूज करना क्या शुरू किया, प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगे, ठीक है? नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट होता क्या है पहले ये तो समझो। डेवलपमेंट क्या होता है? किसी भी चीज का पुराने फॉर्म से जब हम उसको और एफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है? अब डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक? ये चीज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कि व्हाट इज डेवलपमेंट विथ पर्सपेक्टिव्स, ठीक है? वो टर्म इकोनॉमिक्स का है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हम कोई चीज है जो ये कोई एक चीज है पर्टिकुलर, इसको हमने और एफिशिएंट चीज में चेंज कर दिया, ठीक है? ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है? ताकि और सारे लोगों को बेनिफिट मिले, बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है? बेनिफिट मैक्सिमाइजेशन हो, ठीक है? तो
बेनिफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जब हम किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके अर्ली फॉर्म से और ज्यादा प्रोडक्टिव फॉर्म में, तब हम उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे करेंगे? जो ऑलरेडी प्रेजेंट रिसोर्स हैं उसको हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि वो लार्ज स्केल पे बेनिफिट दे सके, ठीक है। सो हाउ सोलर एनर्जी, हाउ सोलर पावर एनर्जी दैट इज जनरेटेड बाय द सन, ठीक है, it is transformed into solar energy here also on the earth. How it is transformed? It is transformed through the medium of technology, right? और वो कौन ला रहा है? ह्यूमन ला रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स हो गया। मतलब अर्लियर सूरज का काम था सिर्फ धरती को रोशनी देना, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करवाना, धरती को गर्म रखना, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब वही सन की रोशनी मल्टीपल टास्क कर रही है, हमारे धरती को बिजली भी दे रही है। कैसे? सोलर एनर्जी प्रोवाइड करके। गेटिंग इट? तो ये चीज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये होता है डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है कि आप डेवलपमेंट करो, लेकिन डेवलपमेंट करते करते लोग भूल जाते हैं कि क्या डेवलप कर रहे हैं वो लोग, जो पूरी दुनिया को नाश कर सकता है, सत्यानाश हो सकता है, ठीक है। पूरी तरह से ट्रबल हो सकता है पूरी दुनिया का, ठीक हो ही रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? एक टाइप का सत्यानाशी हो रहा है, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? यूजिंग द रिसोर्स इन सच अ मैनर दैट वो चीज किसी भी एनवायरमेंट के एलिमेंट को प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसके एनिमल्स को, फ्लोरा को, इनफैक्ट द ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। किसी भी एरिया में उसका इम्पैक्ट इतना बुरा ना पड़े कि आगे ग्रोथ में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? दैट डेवलपमेंट, ये तो बहुत ही हिस्टोरिकल डेफिनेशन है, सारे बच्चों को याद ही रहती है, हमें भी आज तक याद है। डेवलपमेंट दैट मीन्स any development should take place in such a manner that it does not compromises, it suffice our need and does not compromise the needs of the future generation. Getting it? मतलब हमारी नीड तो फुलफिल हो, लेकिन इस तरह से रिसोर्स को यूज नहीं करना है कि सिर्फ हमारी नीड पूरी हो, ठीक है। आगे वाले जनरेशन को भाई सोचना ही नहीं है, कुछ भी करे हमको क्या, राइट। ये नहीं होना चाहिए। वी शुड सफाइस आवर नीड, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स शुड टेक इन सच अ मैनर दैट इट सफाइस आवर नीड, हमारी जरूरतें पूरी हो, बट ऑल्सो डज नॉट कॉम्प्रोमाइजेस द यूज एंड द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी रिसोर्स प्रॉपर मात्रा में रहें और अच्छी तरह से रहें। ऐसा नहीं है कि सड़े गले रिसोर्स हम आगे जनरेशन को दे रहे हैं। गेटिंग इट? क्लियर है? नाउ एम्फसाइजेस बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सोशल इक्विटी, ठीक है। रिसोर्स ऐसा होना चाहिए, ठीक है। रिसोर्स यही पे बता देती हूँ, रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ दे, ठीक है। एनवायरमेंटल ग्रोथ भी करे, ठीक है। एनवायरमेंटल को भी मतलब कंजर्व हो, ठीक है, ऐसे ट्रबल ना करे। और एक और चीज क्या होनी चाहिए? सोशल इक्विटी भी होनी चाहिए, सोशल इक्विटी, ठीक। अब सोशल इक्विटी कैसे होगी? जब इकोनॉमी का ग्रोथ इस तरह से होगा, जब एनवायरमेंट का कंजर्वेशन होगा, एनवायरमेंट का यूज अच्छी तरह से होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज है, गरीबी अमीरी को लेके, वो भी कम होगा और सोशल जस्टिस भी प्रमोट होगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मोटो ही यही है कि ये तीन चीजें इंश्योर, ठीक है। इसलिए एजेंडा 21 आया था, टू कॉम्बैट एनवायरमेंट डैमेज, ठीक है। एक समिट होता है, रियो समिट हुआ था, और उसमें ये चीज डिस्कस की गई थी कि हमें एजेंडा 21 लानी चाहिए, जिसमें 21 एजेंडा सेट किए गए हर कंट्री के लिए, ताकि वो लोग अपने लोकल गवर्नमेंट में इस चीज को इम्प्लीमेंट करें और उसको अच्छे से यूज करें, ताकि एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो सके, ठीक है। देयर आर डिफरेंट एजेंडाज, देयर आर डिफरेंट टाइटल्स, देयर आर गोल्स, ठीक है, जिसको अचीव करना हर कंट्री का काम बन गया, ताकि वो अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके, ठीक है। तो रियो अर्थ समिट हुई थी, रियो अर्थ समिट 1992 में हुई थी, एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ग्रोथ डेवलपमेंट करने लगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है।
लेकिन लोग भूल गए कि इन सब चीजों की वजह से प्रकृति पे कितना नुकसान हो रहा है, नेचर पे कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है, एनवायरमेंट किस तरह से खराब हो रहा है। तो उस चीज को बचाने के लिए रियो अर्थ समिट हुआ, जहां पे सारी कंट्रीज ने मिलकर बात की, मुलाकात की और अच्छे से समझे कि हाँ ये सब अर्जेंट नीड्स है, हम पे इस पे ध्यान देना चाहिए। और फिर अग्रीमेंट करके सब लोग ने अपने पॉलिसीज में इसको इनकॉर्पोरेट किया ताकि कंट्री अलग अलग इस गोल को अचीव कर सके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का। ठीक, नाउ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स का कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। कुछ नहीं है, रिसोर्स को सस्टेनेबल तरीके से यूज करो जिससे आगे की जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो। इनफैक्ट अपनी जो खुद की जनरेशन है, हम जिस टाइम में रह रहे हैं उसको भी प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात कि रिसोर्स का कंजर्वेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि नीड्स को सफाइज कर पाए। ऐसा ना हो कि चीजें प्रेजेंट कम है और इस पे इतने सारे लोग हैं यूज करने के लिए और मिजरेबल लाइफ्स हो जाए, सबकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, ठीक है। और अर्थ का जो बैलेंस है वो भी डिसबैलेंस हो जाएगा। बैलेंस ऐसा नहीं कि अर्थ यहाँ पे थी तो ऐसे घूमते घूमते ऊपर नीचे हो गए, ऐसा नहीं होगा। जो प्राकृतिक बैलेंस है, जो एनवायरमेंट का बैलेंस है, ठीक है, हर चीज एक प्रॉपर रेशियो में प्रेजेंट है अर्थ पे, वो चीज अगर अफेक्ट होगी तो लाइफ ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगी, सीजन्स अफेक्ट होंगे, ठीक है, और जिससे अल्टीमेटली सब कुछ अफेक्ट होगा, साइकिल्स अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट साइकिल्स, नाइट्रोजन साइकिल्स, ठीक है, वाटर साइकिल, सब कुछ डिफरेंट चेंज हो जाएगा। गेटिंग इट? सो उसको कंजर्व करना चाहिए जिससे कि हमारे लिए और आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्स बचे और यूज करने के लिए बचे, ठीक है। तो गांधी जी का एक कहना था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। हमारी धरती पे हमारी प्रकृति हमारे लिए बहुत सारी चीजों को अबंडेंस में रखी है, लेकिन सबके ग्रीड के लिए नहीं, ठीक है। सो देयर इज इनफ फॉर एनीबॉडीज नीड, एवरीबॉडीज नीड, बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। अब क्या है कि कॉर्पोरेट जो होते हैं, कॉर्पोरेट वाले, ठीक है, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, ठीक है, ये धुआं इंडस्ट्री का, ठीक है, तो ये इंडस्ट्री सेटअप करेंगे लेकिन फिर ये भूल जाते हैं कि एनवायरमेंट पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, और ये प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। को पता है कि प्रोडक्शन कंटिन्यू करने से और वही मेथड यूज करने से क्या हो रहा है, एनवायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है, पर इनको प्रॉफिट मिल रहा है, इनका तो सामान बिक रहा है मार्केट में। अब हमें थोड़ी पता है कि कौन सा, हम तो जनरल पब्लिक है, वी डोंट नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर गुड, राइट। सो ये सब चीज के वजह से क्या होता है, इनके लालच की वजह से, ग्रीड, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड द होल नेशन सफर्स, द होल अर्थ सफर्स। गेटिंग इट? क्लियर है? तो ये ग्रीड की वजह से हो रहा है जो आज हो रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स इज द रीजन, मतलब इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रीड। ओके, क्लियर है? ग्रीड क्या होता है? लालच, ठीक। ह्यूमन बीइंग शुड एक्ट एज अ ट्रस्टी, नॉट एक्सप्लॉइटर्स ऑफ द नेशन, ठीक है। बहुत पुराने पहले कहा जाता था कि हमें अपने नेचर की पूजा करनी चाहिए, नेचर हमें इतना सारी चीजें देता है, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेचर को, प्रकृति को बचा के रखें, राइट। बट व्हाट हैपेंस हियर इज, हम क्या कर रहे हैं, ट्रस्टी ना बन के व्हाट आर वी आर बिकमिंग एक्सप्लॉइटेटर्स ऑफ whom? द नेचर, राइट, द प्रकृति, द एनवायरमेंट। ओके, मेथड्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? बहुत ही बेसिक चीज है, एफॉरेस्टेशन करो, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा क्या हो जाएगा? एफॉरेस्टेशन। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, ठीक है, ऐसे तरह से रिसोर्स को बनाओ, यूज करो जो खराब ना करे एनवायरमेंट को, ठीक है। रिसाइकलिंग करो, रीयूज करो, प्लास्टिक्स बना रहे हो तो कंटिन्यूसली प्लास्टिक बनाते जा रहे हो, उसको रीयूज करो, क्योंकि प्लास्टिक का तो कोई और यूज है ही नहीं, ठीक है, और वो कभी डिग्रेड भी नहीं होता। गेटिंग इट? यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज करो, सोलर एनर्जी। अभी चाइना का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आया था कि उन्होंने काफी बड़े एरिया में, उनके किसी लेक या किसी एरिया में उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे सोलर पैनल्स को बिछाया है, ठीक है।
आप लोग ने भी अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फैसिलिटी में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा कि देयर इज यूज ऑफ सोलर एनर्जी, एंड यस दिस इज नाउ प्रेवलेंट इन इंडिया ऑल्सो। ओके, तो यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी करो ताकि आपको और ज्यादा फायदा मिले। किस चीज का? एनवायरमेंट को बचाने का फायदा, ठीक है। प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड पोल्यूशन, वेस्टेज और पोल्यूशन को बचाना है, ठीक है। कचरा मत करो यहाँ वहाँ, ठीक है। डिजायर्ड कचड़े को जो बोला गया है, जैसे बोला गया है उस तरह से करो, अपनी सेल्फ ड्यूटी निभाओ, राइट। कि कचड़े जो जैसे ई वेस्ट है तो ई वेस्ट को ई वेस्ट की जगह पे डालो, राइट, ताकि उसको सेपरेशन करने में इजी रहे, ठीक है, और उसको रिसाइकल करने में इजी रहे, ठीक है। जब वेस्ट अपन खुद घर पे सोचते हैं ना कि हम कचरा अलग करके दे देंगे तो क्या ही हो जाएगा, बहुत कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा है डस्टबिन में फेंको, ताकि जो कलेक्टर्स हैं वो लेके जाएं, जो वेस्ट कलेक्टर्स हैं वो लेके जाएं और उसको यूज करें, उसको रिसाइकल करें। गेटिंग इट? तो चीजें यहीं से, बहुत बेसिक जगह से चीजें चेंज होना स्टार्ट होती हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हम सब लोग तो फेंक रहे हैं, हम ही रोक देंगे तो क्या हो जाएगा। सब लोग ऐसा सोचेंगे कि हम न करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कभी कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तो वेस्ट को अगर आप प्रिवेंट करोगे और उसको सेपरेट करोगे, सेग्रीगेट करोगे, एंड देन उस पोल्यूशन को रोकोगे, देन क्या होगा? एनवायरमेंट का कंजर्वेशन, हमारे रिसोर्स का कंजर्वेशन, ठीक है। क्योंकि सॉइल भी एक रिसोर्स है, ये हमें क्या देती है? खाना देती है, राइट, सब कुछ हमें ये दे रही है, ठीक है। तो अगर आप सॉइल को ही पोल्यूट करोगे तो खाना तो आपको जो भी वेजिटेबल्स होंगे वो पोल्यूटेड ही मिलेंगे, राइट, और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो जाएगी? एकदम कम, राइट। तो चीजें बहुत बेसिक से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ तक है। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगी कि रिसोर्स का डेवलपमेंट और रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज ही हमारे ग्रोथ का एक राज है, और प्रकृति के कंजर्वेशन का ये एक पहचान है। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसे और डिटेल में पढ़ने के लिए फ्यूकी एजुकेशन को डाउनलोड करें।